इस बार किन दावों के साथ, चूंकि भाजपा में बड़ा लिस्ट है और अंदर कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, आप कहाँ खड़े दिखाई? झारखंड में त्रिकोणीय एक तरीके से श्रृंखला हो सकता है, मैच एक तरीके से देखिए तो त्रिकोणीय दिखेगा, चूंकि जयराम महतो तीसरे मोर्चे के तौर पर हैं। 8.5 लाख के आसपास उन्होंने वोट लाए, 8 प्रत्याशी थे। जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं उसी लोकसभा से जयराम महतो ने तकरीबन 3.5 लाख वोट लाए हैं। आपको क्या लगता है जयराम महतो फैक्टर बनेंगे इस बार? एक बात आप मानते हैं कि जो राजनीति है असल मायने में पार्टी के अंदर होता है, कहीं ना कहीं सबसे पहले राजनीति आपको अपने ही सबसे बड़ा विरोध जो है पार्टी के अंदर के नेता ही करते हैं, इसको मानते हैं? दावेदारी मेरी है और पार्टी के भीतर जब एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं तो मेरी भी दावेदारी है और समय आने पर हम समझते हैं कि पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी। बस हम इतना भी ये जरूर कर 4 वर्षों में कुछ नहीं किया गया। जो सड़कें बनी हैं उनका हालत देखिए, कल पुल टूट गया, यहाँ बगल में चले जाइए जहाँ हम लोग रहते हैं पुल बना तो उसका अप्रोच रोड नहीं बना है। तो जैसे तैसे काम को केवल लूट कैसे हो सकता है, इन कामों को झारखंड की सरकार ने की है और यही वजह है कि आज सरकार को लेकर के और गिरिडीह के भी जनप्रतिनिधि हैं उनके विरुद्ध भारी नाराजगी लोगों में, और वो नाराजगी जो है सो हमारी जीत का आधार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। झारखंड में अब कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपने अपने प्रयास में हैं, पैठ में हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कशमकश है वो इन दिनों पार्टियों में दावेदारी को लेकर के है। विधानसभा में कौन उम्मीदवार होंगे, तमाम चीज़ों को लेकर रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। उसी में से एक सीट है गिरिडीह विधानसभा को लेकर, जहां से इसका इतिहास पर अगर हम गौर फरमाएं तो कई चीज़ें हैं जो हम आपको बारीकी से बताएंगे। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चुनुकांत जी हैं। 4 बार ये बार एसोसिएशन के महासचिव रहे हैं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव बजाते बाबूलाल मरांडी की पुरानी जो पार्टी रही जेबीएम, वहाँ से वो चुनाव लड़े, तकरीबन 7,000 वोट लाए। इस बार भी इनका दावा है कि इस बार पार्टी हमें मौका दे सकती है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो पेशे से वकील भी हैं, तो कहा गया कि कई ऐसे लोगों का कहना है कि भाई गरीबों का जो एक तरीके से पैरवी हो या यूँ कह लीजिए कि उनके लिए वकालत करना हो तो हम बहुत मदद करते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक राजनीति मायने है और वो दिखता भी है, चूँकि 2019 में चुनाव भी लड़े। इस बार किन दावों के साथ, चूँकि भाजपा में बड़ा लिस्ट है और अंदर कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, आप कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? नहीं देखिए, भाजपा के भीतर जो कार्यकर्ता हैं और संगठन में जिन लोगों ने काम किया है, भाजपा उन लोगों को प्राथमिकता देती है। और अगर आप मेरे राजनीतिक जीवन को देखें तो एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी लंबी कार्य अवधि रही है। चाहे मैं छात्र जीवन से रहा हूँ, प्रेस में रहा हूँ, एडवोकेट के रूप में काम किया हूँ या शिक्षक रहा हूँ, सभी दायित्वों में सामाजिक जो उसका परिलक्षण दिखता है वो मेरे कार्यशैली में दिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, चूँकि अभी संगठन में हम लोग प्रदेश कार्य समिति में हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो मेरी भी दावेदारी है कि पिछला चुनाव हम लड़े थे गिरिडीह विधानसभा से झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले, और उस समय जो वोट आया था, ठीक है हम तीसरे नंबर पर रह गए, लेकिन जो भी वोट था वो मेरा पार्टी का, मेरा व्यक्तिगत अपना वोट था। तो इस आधार पर मेरा दावा बनता है कि इस बार पार्टी हमको अगर अवसर दे तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ कृषि मंत्री कैबिनेट के शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी दिया है और दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस बार का जो रणनीति है भाजपा का, चूँकि अभी कुछ 2 दिन पहले ही हेमंत सोरेन जी भी बजाते जमानत उनको मिली है, उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन में भी अगर चुनाव हो जाए तो हम तैयार हैं, भाजपा के पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, हम कड़ी फाइट दे सकते हैं। नहीं, ये दावा करना तो हर आदमी को स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन जी को सच्चाई पता है कि वो जो दावा कर रहे हैं उसके अंदर कितना दम है। आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी और बहुमत की सरकार बनाएगी। एक जो लोकसभा में जो चीज़ें दिखी, विशेष करके कहा गया कि बाबूलाल जी जो है आदिवासी का उस तरीके से वो नेता एक तरीके से नहीं स्थापित हो पाए। इस बार के चुनाव में चूँकि 5 सीटें जो घसक के गई हैं इंडिया अलायंस को, वो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार चूँकि तकरीबन 28 जो सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं, तो इसको भेद पाने में आप लोग कहाँ तक? देखिए, अगर आदिवासी हित की बात अगर करेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी पहले नेता हैं जिन्होंने आदिवासियों के हित के लिए बेहतर काम किया है। आप स्मरण करेंगे, अगर जब झारखंड का गठन हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले जो आदिवासी मूलवासी हैं यहाँ
विशेष करके उनके रोजगार के, उनके शिक्षा के, उनके स्वास्थ्य के, उनके सारे विकास के जो रास्ते हैं उन्होंने एक साथ कई बेहतर प्रयास किया। चाहे गाँवों में 10 लोगों के साथ मिल करके लोगों को बस देना, कुछ 7 लोगों के साथ ट्रैक्टर देना, 3 लोगों को टेम्पू देना, स्कूल जा रही बच्चियों को साइकिल देना, आदिवासी संथाली बच्चों को पायलट का ट्रेनिंग देना, गांव के ही लोग, पढ़े लिखे लोग गांव के लोगों को पढ़ाएंगे, पारा टीचर का कंसेप्ट, ऐसे कई सारे चीज़ हैं जो उन्होंने आदिवासी समाज के लिए किया और बहुत बेहतर प्रयास रहा है। वोट में हम नहीं बदल पाए हैं, कहीं चूक रही होगी, हम लोग फिर प्रयास करेंगे और बेहतर प्रदर्शन होगा। आपका जो परिचय है वो बहुत बड़ा है और एक तरीके से हम देख रहे हैं कि आप पत्रकार भी रहे, वकील भी हैं, शिक्षक भी रहे हैं और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहती है, एक तरीके से पॉलिटिक्स भी आप कर रहे हैं। गिरिडीह में जब एक तरीके से इस बार जो चुनाव है, आपको क्या लगता है, चूँकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ विधायक हैं, आप लोगों के लिए अगर पार्टी आपको मौका देती है, क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा गिरिडीह के लिए क्या है, विशेष तौर पर क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो झारखंड में पूरे राज्य में है वो मुद्दा है। यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है, ज़मीन का घोटाला हो, बालू का घोटाला हो, कोयले की लूट हो, तमाम सारी चीज़ों पर, और गिरिडीह के विधायक भी उससे अछूता नहीं है। अभी हेमंत सोरेन जी आए हैं बाहर, तो वो किन आरोपों पर वो जेल गए हैं वो सारे लोगों को पता है। राज्य में विकास की क्या गति है, लगभग 4 साल उनके कार्यकाल को हो गए पूरे, क्या किया है, 4 भी काम नहीं हुआ है। और अभी जब सरकार देख रही कि चुनाव सिर पे है तो रेवड़ी की तरह सरकारी खजाने को लुटाया जा रहा है, तो जनता सब समझती कि ये सब क्यों हो रहा है। इन पिछले 4 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है। जो सड़कें बनी हैं उनका हालत देखिए, कल पुल टूट गया, यहाँ बगल में चले जाइए जहाँ हम लोग रहते हैं, पुल बना तो उसका अप्रोच रोड नहीं बना है। तो जैसे तैसे काम को केवल लूट कैसे हो सकता है, इन कामों को झारखंड की सरकार ने की है। और यही वजह है कि आज सरकार को लेकर के और गिरिडीह के भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके विरुद्ध भारी नाराज़गी है लोगों में, और वो नाराज़गी जो है सो हमारी जीत का आधार होगा। एक बात आप मानते हैं कि जो राजनीति है असल मायने में पार्टी के अंदर होता है, कहीं ना कहीं सबसे पहले राजनीति आपको अपने ही सबसे बड़ा विरोध जो है पार्टी के अंदर के नेता ही करते हैं, इसको मानते हैं आप? नहीं, राजनीति में देखिए, उसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हर आदमी को अपने कैरियर में कुछ काम करने का अवसर है, और जब राजनीतिक दल है तो राजनीति होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को दिया जाता है। आप कई उदाहरण उठा करके देख लेंगे कि जो टिकट मिला है उसको कैसे मिला है, किनको अवसर दिया है पार्टी ने। तो कहीं उस तरह की कोई राजनीति नहीं है। जो कार्य करने वाले अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी अवसर नहीं देगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल अवसर मिलता है और पार्टी सबको अवसर देती है जो पार्टी के भीतर काम कर रहे हैं। तो कितने आश्वस्त हैं आप? बाबूलाल जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और गांडे विधानसभा में पिछले बार जेबीएम से ही चुनाव लड़े दिलीप वर्मा जी को उम्मीदवार बनाया गया था। कई तरह की बातें हुई, हालांकि वो दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आपके बगल में ही गांडे विधानसभा है, वहाँ से कल्पना सोरेन अभी चुनाव जीती हैं और उनके चेहरे पर ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया इंडिया अलायंस के माध्यम से। आपको क्या लगता है, कल्पना सोरेन का जिस तरीके से बगल के सीट में धमक है और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं न कहीं हम लोग चूके, घर से नहीं निकल पाए, बहुत सारे वजह। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थकों की, उनके वोटरों की कमी है। वो जो चूक हुआ है कहीं उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन जी जीत गई तो फिर से सारे चुनाव वो जीत जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसको कहीं आप उसके साथ जोड़ करके मत देखिए। इस बार जो चुनाव होगा उसमें आपको भारी अंतर दिखेगा। बाबूलाल, अब उसमें एक सवाल उसी से है कि बाबूलाल जी के करीबी चूंकि आप भी हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से दिलीप वर्मा जी को बताया गया और जब तक वो चुनाव में रहे, बाबूलाल जी से बातचीत हो गई है फाइनल की चुनाव का? देखिए, बाबूलाल जी को झारखंड का पूरा भूगोल, गणित सब कुछ पता है। उसी तरह से एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। यहाँ से भी कई दावेदार हैं। डेफिनेटली दावेदार होंगे। बाबूलाल जी सारे चीज़ें उनके सामने हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं और समय आने पर वो सब कुछ दिखेगा जो लोग हैं। अब बाबूलाल जी को थोड़े बताया जा सकता है। एक बात है कि कहा गया कि भाई अभी भी जेबीएम विलय जरूर हो गया है, लेकिन चलता है जेबीएम का ही, भाजपा थोड़ा सा कम दिखाई। नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। जेबीएम और भाजपा की कोई बात नहीं, चलता है कार्यकर्ताओं की। बाबूलाल जी के पास कार्यकर्ता की ही चलती है, काम करने वाले लोगों की चलती है। सीधा सीधा बात, बाबूलाल जी के पास एक ही फंडा है, कोई दूसरा फंडा वहाँ नहीं चलता है।
तो स्पष्ट तौर पर माना जाए, अगर पार्टी आपको, चूंकि हम बार बार कहे कि आप चूंकि दावेदारी पेश कर रहे हैं, हो सकता है पार्टी आप पर एक तरीके से दांव लगाए, आप चुनावी दंगल में हो, अगर भाजपा को ये लगे कि नहीं कोई और प्रत्याशी को यहाँ से मैदान में उतारा जाएगा, तो जो आप हैं आपका क्या डिसीजन? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, ये दावा कोई नहीं कर सकता। अपनी दावेदारी सब कोई करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी फलाना से बात हो गई और हम ही को टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगा, चेहरा जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, और जिसको ये अवसर मिलेगा सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ मिलकर के काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। एक जो प्रमुख रूप से हम अक्सर नेताओं से सवाल पूछते हैं, जो सरकारी योजना है, इसके अलावा गिरिडीह में ऐसी क्या व्यवस्था है जिसको आप देखते हैं एक ब्लूप्रिंट की तरह, एक मजबूत आश्वासन के तौर पर आप लोगों को कहना चाहें? तो पहले तो है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। बुनियादी सुविधा अगर हम देंगे तो विकास होता होगा। और नहीं, हम उसी पर हम कह रहे थे कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अगर हम काम करना चाहते हैं तो गिरिडीह में बहुत सारे काम होना है जो नहीं हुए हैं अब तक, और उनको करना है। भाई, आप अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मेडिकल कॉलेज की बात आती है, तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज खुले, एक अच्छा अस्पताल खुले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और हम लोग प्रयास होगा कि हम लोग करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में आए, यहाँ के बच्चे थोड़ी सी जो पढ़ाई है रोजगार उन्मुख, उसके लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, तैयारी के लिए दूसरे शहरों में जाना चाहता है, तो हम यहाँ उनकी व्यवस्था करेंगे। उनकी व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ संभावनाएँ नहीं हैं। तो उसी तरह से जो आधारभूत संरचनाएँ हैं, आप देख रहे होंगे कि जाम की स्थिति रहती है पूरे शहर में, शहर फैल रहा है, तो उस अनुपात में जो सड़कें होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। हम लोग उसका निर्माण करेंगे, प्रयास करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यावरण एक पूरे दुनिया के लिए चुनौती हो गई है, उसको तो लोग उस तरफ अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ी दूरगामी सोच के तहत एक योजना चालू किया है कि एक पेड़ माँ के नाम पर। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जलवायु के क्षेत्र में हम लोग का काम करने का बहुत सारी अपार संभावनाएं, हम लोग उस क्षेत्र में भी काम करेंगे। एक सवाल ये भी है, एक तरीके से अंतिम सवाल कह लें इसको, कि आपकी बातचीत हुई है झारखंड में जो अभी नवनियुक्त प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान जी या हेमंत बिश्व शर्मा से, कोई आप रांची में या कहीं आपकी मुलाकात हुई? देखिए, ऐसा किसी प्रत्याशी को, किसी नेता से ऐसी कोई बात नहीं होती है। यहाँ हर आदमी काम कर रहा है और हर आदमी का आंकड़ा पार्टी के नेता के पास है और वो सब उसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो समय आने पर सारे लोगों को, का बाजार बड़ा गर्म है आपको लेकर के, कहा जा रहा है कि चुनुकान जी जो हैं इस बार एक तरीके से चुनावी दंगल में होंगे, मैदान में होंगे, तो क्या इसका एक तरीके से पार्टी के अंदर कई चीज़ें होती है वो बाहर दिखती नहीं है, और विशेष करके मीडिया में आंतरिक जो चीज़ें, चूँकि आप पत्रकार भी रहे हैं, समझते होंगे कि भाई सूत्रों से खोजबीन करने का प्रयास जारी रहता है, लेकिन फिर भी उन दावों के साथ ये कहाँ तक सच्चाई है कि कितना आश्वस्त रह सकेंगे लोग, जो विशेष करके आपके जो समर्थक? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ये मान रहे हैं कि हम एक प्रबल दावेदार हैं। डेफिनेटली दावेदारी मेरी है, और पार्टी के भीतर जब एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं तो मेरी भी दावेदारी है, और समय आने पर हम समझते हैं कि पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी। बस हम इतना भी ये जरूर कह सकते हैं। एक अंतिम सवाल है, विशेष करके कहा जा रहा है कि झारखंड में त्रिकोणीय एक तरीके से श्रृंखला हो सकता है, मैच एक तरीके से देखिए तो त्रिकोणीय दिखेगा, चूंकि जयराम महतो तीसरे मोर्चे के तौर पर है, 8.5 लाख के आसपास उन्होंने वोट लाए, 8 प्रत्याशी थे। जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं उसी लोकसभा से जयराम महतो ने तकरीबन 3.5 लाख वोट लाए हैं। आपको क्या लगता है जयराम महतो फैक्टर बनेंगे इस बार चुनाव? नहीं, फैक्टर देखिए, चुनाव में कई सारे फैक्टर होते हैं। जयराम महतो हो या और कोई राजनीतिक पार्टी हो या स्वतंत्र उम्मीदवार हो, फैक्टर तो कई बार एक निर्दलीय प्रत्याशी भी फैक्टर हो जाता है उस विधानसभा के लिए। तो अभी उन सारी चीज़ों पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। कौन आदमी मैदान में क्या अपना प्रभाव दिखाएगा, ये समय के साथ और उम्मीदवारी की घोषणा के साथ होगा। अभी उस पर कहना कोई बहुत जल्दीबाजी होगी। एक इसमें एक अंतिम सवाल ये भी है कि आप लोग समीक्षा किए होंगे, उसमें जयराम को लेकर के भी जो उनका वोट का आधार रहा उसकी भी समीक्षा हुई होगी, तो क्या लगता है कि एक जो एक तरीके से इतना बड़ा वोट का मार्जिन एक तरीके से जिस तरीके से उनका है, ये आधार लाने में किनका एक तरीके से नुकसान हुआ? भाजपा का नुकसान हुआ है या फिर इंडिया अलायंस का नुकसान? नहीं, देखिए, नुकसान और फायदे की बात नहीं है। हम बोले कि हर चुनाव का अपना एक पैमाना होता है, उसका एक इशू होता है। लोकसभा में जो चुनावी मुद्दे थे वो विधानसभा में डिफरेंट होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी एक बड़ी
तादाद है, आबादी है, इसलिए हम समझते हैं कि उसके किसी के आने नहीं आने से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।